अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी ने दो मुतालिबात सामने रखे हैं। दो मुतालिबात में इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालिबात शामिल हैं। इससे कबल PTI ने 2 के बजाय 4 मुतालिबात रखे थे, जिनमें इंतखाबात में चोरी किए गए मैंडेट, जमहूरियत की बहाली, 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा और बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई शामिल थे। क्या PTI ने एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत की जानिब से किसी इंदिया के बाद इन मुतालिबात को तब्दील किया है? मुतालिबात की फहरिस्त महदूद करके क्या इमरान खान अपने रवैये में लचक दिखा रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ एक कदम आगे बढ़ी है कि अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है? PTI के मुताबिक उनके मुतालिबात ऐसे नहीं जो पूरे ना हो सकें। जहां PTI इन मुज़ाकरात को लेकर बज़ाहिर मुत्तहिद है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून से इसके हक और मुखालिफत में मुख्तलिफ आवाज़ें सामने आई हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही हुकूमत को सरेआम ये मशवरा दिया है कि वो PTI से होशियार रहें। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था, उसको अब क्या हुआ है? इस शख्स में ये तब्दीली किस तरह आई? ये मुकम्मल यू टर्न है। PTI हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। मैं नहीं कह रहा कि मुज़ाकरात ना करें, लेकिन मुहतात ज़रूर रहना चाहिए। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने ख्वाजा आसिफ की बातों से लाताल्लुक़ी का इजहार किया है। उनका कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी बाहर के हालात का कोई असर लिए बगैर इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएगी। चाहे ख्वाजा आसिफ हों या आरिफ अलवी हों, हम बाहर के असरात से और धुंध से अपनी कमेटी के अमल को पाक रखना चाहते हैं। इन मुज़ाकरात के मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं? क्या इमरान खान को इन मुज़ाकरात से कोई रिलीफ मिल सकेगा? कई तज्जियाकार किसी भी किस्म के रिलीफ को एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी से मशरूत करार दे रहे हैं। मुज़ाकरात की नतीजा खेजी का इन्हिसार दोनों के तर्ज अमल पर होगा। कोई फरीक ये नहीं चाहेगा कि जिम्मेदारी उन पर आए। अलबत्ता बड़ा सवाल ये होगा क्या दोनों एक दूसरे को कुछ देने की पोजीशन में हैं? क्योंकि हुकूमत उन्हें एतमाद में लिए बगैर कुछ यकीन दहानी ना करवा पाएगी। ऐसे में सवाल यह भी है कि एस्टैब्लिशमेंट 9 मई पर लचक देने को तैयार नहीं है, और अगर PTI को कुछ मिलेगा नहीं तो फिर मुज़ाकरात कैसे नतीजा खेज होंगे? हुकूमत और PTI ये वाज़ेह कर चुकी हैं कि उन्हें ऐसा कोई रिलीफ नहीं चाहिए जिससे डील का तासुर हो। बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरजीह इमरान खान की रिहाई है। PTI की सोच है कि एक बार इमरान खान बाहर आ जाएं तो फिर वो सड़कों पर आकर बाकी मुतालिबात भी मनवा लेंगे। हुकूमत के लिए इमरान खान की रिहाई नए इंतखाबात कराने जैसे चैलेंज के बराबर हैं, क्योंकि वो जानती है कि जब इमरान खान जेल में बैठकर इतना दबाव डाल सकते हैं, तो फिर जब वो सड़क पर आ गए तो सूरत हाल कितनी मुश्किल हो जाएगी। PTI की जानिब से रखे गए मुतालिबात में कानूनी पेचीदगियां भी हैं। ऐसे में क्या हुकूमत PTI को सियासी स्पेस के अलावा कुछ और देने की पोजीशन में भी होगी? यही जानेंगे हम अपने पैनल से। पैनल में हमारे साथ हैं हमाद गजनवी, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। आप चारों का शुक्रिया। हुकूमत की पोजीशन क्या है, यही आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सवाल इस तरह से, मुज़ाकरात PTI के 2 मुतालिबात, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन, इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई, हुकूमत के पास देने को क्या? रजा रूमी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि आइन, कानून, रवायात को देखते हुए हम जज करेंगे कि इम्कानात क्या हैं, क्या दिया जा सकता है, क्या नहीं। अब जो 2 मुतालिबात सामने आए हैं, ये तो दिखाई ये दे रहा है बज़ाहिर अगर देखा जाए कि अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिबात हैं। आपके ख्याल में हुकूमत के पास देने को क्या है? आयशा, देखिए, मुज़ाकरात का अमल अभी उसकी शुरुआत हुई है, और जाहिरी बात है कि आपने जिस तरह अपने इब्तदाइये में कहा कि कुछ ऐसे अमूर हैं, 26वीं आईनी तरमीम और फरवरी का इलेक्शन, उससे तो PTI पीछे हट गई है। या यूँ लगता है कि वो ये इशारा दे रही है कि वो एक्सेप्ट करने को तैयार है इस शर्त पर कि इमरान खान और उनके जो दीगर वर्कर्स और लीडर्स पाबंदे सलासिल हैं उनको आज़ाद किया जाए और साथ में जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। देखिए, इनमें से कौन सा मुतालबा हुकूमत के लिए काबिल अमल है? 26 नवंबर वाला बिल्कुल काबिल अमल है। उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बल्कि बनना चाहिए, कोई अमर माने ना है, क्योंकि जितनी उसके ऊपर प्रोपेगेंडा और झूठ सच की आमेजिश से लोगों की जहन साजी की गई है, ये ज़रूरी है कि एक बाकायदा इंक्वायरी कमीशन उसको देखे और उसकी जांच पड़ताल करे। रही 9 मई की बात, देखिए वो हुकूमत के हाथ में नहीं है। 9 मई का मामला जो है
आप सब नाजरीन भी समझते हैं कि वो अब एक इस्टेब्लिशमेंट का मामला है। उसमें तो फौजी अदालत ऑलरेडी सजाएं सुना चुकी है। तकरीबन 85 जो है अफराद जो उसमें घेरे गए थे। वहाँ पर जो गालिबन जो मुतालबा पेश किया गया है इमरान खान को, वो माफ़ी मांगने का है। और अगर वो माफ़ी मांगते हैं इसके ऊपर तो फिर ये कहा गया है कि कोई बातचीत आगे होगी। लेकिन वो माफ़ी मांगने वाला जो मामला, आपको पता है खान साहब तो इस तरह की चीज़ों में यकीन नहीं रखते। वो तो कह रहे हैं कि उल्टा उनसे माफ़ी मांगी जाए जो कुछ उनके साथ तो वो इसी बात पे तो कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। जी देखिए, फॉल्स फ्लैग अब तो पुलों से पानी गुजर चुका है ना। और दूसरी बात है कि उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा क्लियर कट व्यू आ गया है। अब अगर हुकूमत वक्त जो है, फर्ज कीजिए ये कमेटी जो है या वजीर आजम वो मान भी जाए कि चलो जी 9 मई का भी कमीशन बना दे, तो उनको फिर जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो इस वक्त ये मामला जो है एस्टेब्लिशमेंट से की तरफ से ही उसके ऊपर कोई हाँ या ना होगी। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कमीशन बनना इतना आसान होगा, जिस कदर उसके ऊपर सख्त एक स्टैंस सामने आया है एस्टेब्लिशमेंट का। मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि ये तो बज़ाहिर सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये भी इतलात है कि पसे पर्दा भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। और उसमें इमरान खान की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनके जरिए भी पैगाम रसानी जारी है। ये 2 ट्रैक पॉलिसी चल रही है। मुझे नहीं पता ये हमारे बाकी साथी इसको कंफर्म कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी कहा गया है कि एक बातचीत वहां भी चल रही है। ये जो सामने वाले मुज़ाकरात है सियासी डायलॉग में इसके ऊपर है, ये गालिबन सिर्फ एक हिस्सा है कम्युनिकेशन का। मगर आयशा जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूं उसको वेलकम करना चाहिए। यही तरीका होता है सियासी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का। जमहूरी अमल यही होता है, कितनी भी तलखियां, कितनी भी गलतियां हो, आप वो डायलॉग और अफाम तफहीम के जरिए मुल्क को आगे ले जाने की जरूरत है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये डायलॉग चलता रहे। ये अभी तो कामयाब नहीं होगा, ये तो मैं आपको प्रिडिक्ट कर देता हूं अभी से कि ये जो राउंड है इससे कोई खातिर खा नताइज नहीं निकलेंगे, क्योंकि 9 मई के ऊपर तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो यकीनन फिर वही जू की तू बात रहेगी। लेकिन ये सिलसिला मगर रज़ा एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आज रिटर्न में मुतालिबात देने थे। इधर से भी गड्डापुर साहब ने कहा कि वो भी रिटर्न में देंगे, तो आज रिटर्न में मुतालिबात नहीं हुए। अगले हफ्ते फिर सिटिंग है और हुकूमत कहती है वो रिटर्न में मुतालिबात लाएंगे और 30 तारीख की डेडलाइन दी हुई है खान साहब ने। सो आपको दिखाई देता है, आपने एक बात कही कि 26 नवंबर का एक है जो हुकूमत के हाथ में कि कमीशन बना दे, ये काम कर देगी हुकूमत अगले हफ्ते तक? जी मेरे ख्याल से वो ऑफर आ जाएगी, लेकिन वो 50% है, वो काबिल कबूल नहीं होगी। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की तो डिमांड्स फिर कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं, और यही वजह है कि ये राउंड कोई खातिर खा नतीजा शायद ना निकल पाए। लेकिन एक आइस ब्रेकिंग का आगाज तो हुआ है, और एक जो पोजीशन थी कि जी हमने चोरों डाकुओं से बात नहीं करनी, कम से कम उसमें तो बड़ी तब्दीली आई है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, 9 मई को एस्टैब्लिशमेंट भूलने को तैयार नहीं है। सियासी कैदियों की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ मुमकिन नहीं है, अदालत ही जाना पड़ेगा वहां से रिहाई के लिए। एस्टैब्लिशमेंट बात करने को तैयार नहीं, तो क्या पीटीआई की जो हुकूमती कमेटी के साथ ये बैठक हो रही है, ये एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने का रास्ता या वसीला समझा जा रहा है या बनाया जा रहा है? जिसमें तो कोई शक नहीं है, और वो कह भी रहे हैं कि हुकूमत के ज़रिए से वो बात इस्टेब्लिशमेंट से ही कर रहे हैं। और इसमें हकीकत भी है कि इस वक्त हुकूमत जो बात कर रही है वो अपने बिहाफ पर भी कर रही है, जितना अख्तियार उसके पास है, और वो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर भी कर रही है। और हुकूमत जो अपनी बात करेगी, अपने तौर पर जो बात करेगी, उसमें भी जिस नतीजे पर पहुंचेगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के मशवरे से ही पहुंचेगी। तो यहां तक तो बात है ठीक। अब बात हो रही है मुतालबात की। देखिए, मुतालबात के बारे में वो ये कह रहे हैं, शौकत यूसुफजई ने भी कह दिया आज कि 30 जनवरी की डेडलाइन है और ये 2 शराइत हमारी माननी पड़ेंगी और इसके बाद ही बात आगे बढ़ सकती है। तो ये तो कंडीशन हो गई, पहले ही एक मुतालबा हो गया कि ये मुतालबा आपको मानना है। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ने को क्या रह जाता है? ये मुतालबात आसान नहीं है, ये बहुत बड़े मुतालबात हैं। रिहाई के मुतालबात हैं तमाम लोगों के, जिसमें इमरान खान समेत शामिल हैं, तमाम असीरान की रिहाई। फिर जो दूसरी बात है वो बज़ाहिर बड़ी सादा लगती है कि जो जुडिशल कमीशन है वो बनाया जाए। देखिए,
ये क्रिमिनल केसेस हैं। जितने भी केसेस मौजूद हैं इनकी नेचर क्रिमिनल है और क्रिमिनल अदालतों में इनको सुना जा रहा है, इनकी तफ्तीश हो रही है। और जो जुडिशल कमीशन होता है वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी होता है, वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं होती, वो सजा नहीं सुनाता, वो सिर्फ जो वाकयात होते हैं उनका तज्जिया करता है और उस तज्जिए की बुनियाद पर वो अपना मशवरा देता है। सही। तो इसमें पीटीआई असल में ये कह रही है कि कसूर तो हमारा है ही नहीं, कसूर तो तुम्हारा है, तुमने ही सारा जुल्म किया है और ये बात जुडिशल कमीशन से इस्टेब्लिश होगी। अब ये दो बातें तो तभी मानी जा सकती हैं जब मामलात ही खत्म हो जाए, यानी ये एक एंड पॉइंट हो सकता है तमाम तर डायलॉग का, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता और पीटीआई इसको स्टार्टिंग पॉइंट बना रही है। तो इसलिए जो पहला राउंड है, अगर आप इसको जनवरी राउंड कह लें, अगर पीटीआई डटी रहती है तो इस राउंड के नाकाम होने के अमकानात हैं, या 30 जनवरी के बाद पीटीआई दोबारा से इस डेडलाइन को मजीद एक्सटेंड कर देगी। अब पॉजिटिव चीज़ें इसमें तो बहुत सारी हुई हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता तो इमरान खान को नज़रबंद करने की तो ऑफ़र की गई है और इमरान खान बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि वो इस ऑफ़र को कबूल करने को तैयार है अगर जिन लोगों को 1.5 साल तक बगैर मुकदमे के बंद रखा गया है उनको छोड़ दिया जाए। अब ये तो आसान बात है और इतना तो मानना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बात की जा सकती है और इमरान खान साहब को नज़रबंद किया जा सकता है। और देखिए ये एग्जेक्टिव काम है, क्योंकि एग्जेक्टिव को ये इख्तियार हासिल है कि किसी भी मुल्जिम या मुजरिम को सज़ा सुनाई गई हो या ना सुनाई गई हो, वो किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल कर सकती है। किसी भी बिल्डिंग को एग्जेक्टिव जेल डिक्लेयर कर सकती है। जितनी भी बड़ी सज़ा है, 30 साल की है, 40 साल की है, अदालत जो एग्जेक्टिव है वो किसी को भी कह सकती है, हुकूमत कह सकती है कि ये जो बिल्डिंग है ये आज से जेल है और हम इसे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। उससे पहले बुशरा बीबी की भी रिहाई हुई है। अब आज देखिए, आज ही जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि 19 लोगों को माफ़ी दे दी गई। बिल्कुल ऐसा। अब इसमें भी एक मैसेज मौजूद है कि 9 मई से आगे बढ़ना मुमकिन है। तो जिन लोगों ने माफ़ी मांगी उनको माफ़ी दे दी गई। तो इसमें एक जेस्चर है कि रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के लिए 9 मई भूलने के काबिल नहीं है तो माफ़ करने के काबिल ज़रूर है, लेकिन माफ़ करने के लिए फिर बहुत सारे स्टेप पीटीआई को भी लेने होंगे। वो बयानिया जो उन्होंने बनाया हुआ है कि सब फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था और तुम खुद कसूरवार हो, तुम लोगों ने खुद ही अपने इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, मेरा ख्याल है इस बयानिए के साथ तो 9 मई के मामले को छोड़कर इस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं बढ़ सकती। और जब तक इस्टेब्लिशमेंट 9 मई की बात को भूलकर आगे नहीं बढ़ सकती तो तब तक हम नहीं समझ सकते कि पीटीआई के जो इतने बड़े मुतालबात हैं, ये दोनों मुतालबात बड़े मुतालबात हैं और दोनों का ताल्लुक 9 मई के साथ है, उनको इतनी आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। ज़ैगम साहब, तो आपकी गुफ्तगू में आपने पहले कहा कि एक काम नजरबंद करके एग्जेक्टिव ऑर्डर से इसको हल किया जा सकता है, ये हुकूमत फैसिलिटेट कर सकती है, मगर जहां आप गुफ्तगू कंक्लूड कर रहे हैं अगर 9 मई दरमियान में खड़ा रहे तो फिर इसका मतलब है फिर तो कोई भी मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। जी, आखिरी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए हमें, अगर गुफ्तगू शुरू हो जाए और गुफ्तगू चलती रहेगी तो आगे चलकर तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आज 19 अफराद की जो माफ़ी है उसमें इस बात का इशारा भी मौजूद है और उम्मीद भी मौजूद है कि मामलात यहाँ से आगे जा सकते हैं 9 मई के मामले पर भी। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि साथ बैठने से पता चलेगा कि हुकूमत के पास एक मुज़ाकरात का इख्तियार है भी या नहीं। सवाल इसलिए हम ये रख रहे हैं कि क्या ये मुतालबा हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है कि नहीं, क्योंकि पीटीआई की जानिब से खुद इमरान खान साहब भी दे रहे हैं, जनवरी के आखिर तक की डेडलाइन है। अभी जो ज़ैगम साहब बात कर रहे हैं 9 मई मशरूत है माफ़ी के साथ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इमरान खान साहब ने बार बार एक्सपोज, पैगामात, मीडिया आर्टिकल्स हर जगह पे दबाव डाला, लेकिन ये वाली फैसिलिटी नहीं मिल सकी, यानी ये दरवाज़ा नहीं खुल सका है। अब हुकूमत से वो तवक्को कर रहे हैं, हुकूमत पर पूरा भरोसा कर रहे हैं कि वो ये रास्ता खोल के दे सकती है, या अभी हुकूमत को भी चेक कर रहे हैं कि हमारे लिए विंडो ओपन करके दे सकते हैं कि नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात के अंदर जो मुस्बत पहलू हैं वो तो बहुत सारे हैं, और जो ऑप्टिक्स हैं, जो वाइब्स हैं, जो कि दोनों तरफ से नज़र आती हैं, जिस किस्म के बयानात मुलाकातों के बाद या जिस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस या एलामिया आते हैं, वो तो बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस वजह से हैं कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात का मामला और ये जो सिलसिला ये चलता रहे। वजह से बेहतर से और आगे उम्मीद बनती आती जा रही है उनकी तमाम गुफ्तगू और तमाम एलामियाँ।
ये महसूस किया जा रहा है कि इमरान खान के साथ मिलने की ज़रूरत है, उसको कबूल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हाँ वाकई जिनकी टीम को जाके मिलना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये सिर्फ वो बातें जो कि हमें एलामियों में बताई जाती हैं, उससे हटके भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो एलामिये में जिसका जिक्र नहीं होता। और फिर ये भी ख्याल रखना है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमती एक काविश नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई किसी किस्म का इस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग, अप्रूवल या ये इस तरह की बात कि ठीक है इस पर किया जा सकता है मामला, मेरे ख्याल में वो भी शामिल है। उसको जब आप देखते हैं तो फिर इतनी बड़ी एफर्ट जो कि हर तरफ से हो रही है और इमरान खान भी उसके ऊपर एक पॉजिटिविटी के साथ जेल में बैठे हुए अपनी टीम को बता रहा है या अपने लोगों को बता रहा है कि हाँ इस पर हमें जाना चाहिए। फिर उसमें 30 जनवरी की कोई चीज़ माने या नहीं आती। एक अलबत्ता बात है, 9 मई का मामला हल कर लेना चाहिए। 9 मई का जिक्र हुआ कि 89 लोगों को इन्होंने सजा दी और DGISPR ने कहा कि आज हमने 9 मई के मुकदमात मुकम्मल कर दिए। ये उनकी स्टेटमेंट है। इसको गौर से समझने की जरूरत है कि हमारे जितने मुल्जिम थे उनके ऊपर मुकदमात हमने कंप्लीट कर दिए। उन्होंने ये जरूर कहा, हुकूमत को कहा कि चाहिए कि इनके जो फैसिलिटेटर्स थे या जो प्लानर्स थे उनको भी कटहरे में लाया जाए। अगर वो चाहते तो ला सकते थे, अगर वो चाहते तो इन 89 के बाद उनको भी ला सकते थे, लेकिन वो किसको पैगाम दे रहे हैं? हुकूमत को दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक सियासी अमल है। इस सियासी अमल के अंदर आपको कहीं ना कहीं पे कुछ मामला तय करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मुज़ाकरात अपनी जगह पे स्टार्ट हो गए। तो मेरा ख्याल है तो मुझे तो पॉजिटिव चीज़ नजरें आती हैं। फिर एक और चीज़ मैं कहूँगा, हालांकि जिस प्रेमाइस है जो मुकदमा हमने बनाया अपनी इस बहस के अंदर, उसमें कहा गया कि वो कह रहे हैं कि 26 और 9 का कमीशन होना चाहिए, 26 नवंबर और 9 मई का, और इमरान खान और असीरान की रिहाई। मेरे ख्याल मैंने जो सुना, मैंने जो पढ़ा या जो मैंने सुना और रिपोर्ट्स देखी, उसके मुताबिक ये भी कहा गया कि मुकदमात जो हैं उनको अदालतों के थ्रू अब हल किया जाए या उनको मुकदमात के थ्रू प्रोसेस किया जाए, यानी जो मुकदमे आपने कायम कर दिए। ये भी कहा गया कि और मुकदमे ना बढ़ाए जाएं। 9 मई और 26 नवंबर का कमीशन का जो मामला है इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी कमीशन तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे बनते हैं। अगर ये किसी सेगमेंट को अपीज करती है चीज PTI के अंदर, मिसाल के तौर पे कि ठीक है आप किया जाए, तो ये दोनों तरफ की पोजीशंस है ना। हम सिर्फ एक तरफ की पोजीशन क्यों कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि आप ये करें और साबित करें कि जी ये असल में ये कॉन्स्पिरेसी थी। नहीं, दूसरी साइड कहती है कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये तो आपके लोग थे, आपने किसी ने भड़काया, किसी के कहने पे आए, उन्होंने हमला किया, और ये सारी की सारी हमारे पास फुटेजेस है। कहने का मतलब है कमीशन के पास देयर इज अ लॉट टू इन्वेस्टिगेट दोनों तरफ से। इसलिए ये अज्यूम कर लेना या ये हमारा एक नैरेटिव बन जाना कि ये सिर्फ यही चाहते हैं, वो तो यही चाहते होंगे लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ चाहती है, और वो जो भी कमीशन बनेगा वो उनकी मर्जी से नहीं बनेगा, वो हुकूमत की मर्जी से बनेगा। और यकीनन वो दोनों तरफ। आपका सवाल, बुनियादी सवाल ये था कि हुकूमत क्या कर सकती है इनके लिए। मेरा में बहुत कुछ कर सकती है। कमीशन बनाए जा सकते हैं, देर लगेगी, बनने दें, बहुत सारे कमीशन बने, करते रहें, लोगों को बुलाते रहें, एविडेंस देते रहें, और फिर देखते हैं उसका क्या बनता है। सहूलतें दी जा सकती हैं जेल के अंदर, रिहाई नहीं, सहूलतें जेल के अंदर दी जा सकती हैं। कुछ का जिक्र आपने किया, कुछ वो एक्सेप्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा। असीरों की रिहाई हो सकती है, कुछ की तो शुरू में ही हो सकती है, कुछ की आहिस्ता आहिस्ता अदालतों के थ्रू हो सकती है। मुस्तकबिल का सियासी नक्शा, हुकूमत ने कहा हम और भी मामलात लेके आएंगे अपने बहस के अंदर, मुल्की मामलात। मुस्तकबिल का सियासी नक्शा पेश किया जा सकता है, मुस्तकबिल का माशी नक्शा पेश किया जा सकता है, और उसके अंदर उसको हिस्सेदार बनाया जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा को और PTI को और इमरान खान को। सूबा खैबर पख्तूनख्वा को वसाइल बेहतर दिए जा सकते हैं हुकूमत की तरफ से। यानी 100 चीजें जो की जा सकती हैं एक पॉजिटिविटी को करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और एक ऐसी तरफ चलने के लिए जिससे कि पाकिस्तान का फायदा हो, पूरे पाकिस्तान के अवाम का फायदा हो। हमने कोई सरहदें बांध के मोर्चे तो हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मोर्चों में बैठ के हमले नहीं करने एक दूसरे के ऊपर, और ना हमलों के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये कोशिश और काविश इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तानी यकजा हो जाएं और जो उनके चैलेंजेस हैं उनको मिलके उनको फेस करें। मेरा ख्याल है बहुत गुंजाइश अवेलेबल है, बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि मुज़ाकरात के अंदर ये सारी इस वक्त ऑप्शंस और ये स्कोप और कैपेसिटी अवेलेबल है, मौजूद है, इसको बेहतर तौर पे आगे ले जाया जाए। यहाँ तक पहुंची कि हुकूमत के पास पूरा इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव है, और वो बहुत कुछ कर सकती है और बहुत तरह से फैसिलिटेट कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हमाद साहब, इमरान खान साहब का जो अपना दौर था 1 पेज और हाइब्रिड निजाम की क्लासिकल मिसाल था। ख्वाहिशात पर गिरफ्तारियां की जाती थी, मगर कोई रिहाई इस तरह ख्वाहिशात या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होती, अदालती फैसलों से ही मुमकिन हुई।
इमरान खान अब अपनी रिहाई के लिए या इन मुतालबात के मनवाने और तस्लीम किए जाने के लिए कौन सा मॉडल अपनाने का मुतालबा करेंगे? जिस तरीके से वो चलाते रहे, अभी जो ख्वाहिश रखते हैं वहाँ तरीक़ाकार क्या होगा? जो जिस तरह का इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम है, 9 मई को किस तरह कितनी दूर तक रखा जा सकता है? मेरे ख्याल सबसे पहले ये जो खुशनुमा मंजर हम देख रहे हैं, ज़रा इसकी मदह कर ली जाए। मंजर क्या है कि लोग आपस में मिल रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है और गुफ्तगू शुनीद के सिलसिले जारी हैं, राउंड्स हो रहे हैं। हम मुसलसल ये बात करते रहे हैं कि बदतरीन दुश्मन भी, यानी आप जोग्राफिया देख लें, यानी बहुत से ममालिक की मिसाल ले लीजिए या आप तारीख़ पे नज़र डाल लीजिए, आपको नज़र आएगा कि बदतरीन दुश्मन आपस में बात करते हैं। हत्ता कि कॉलोनीज़ जो थी आका ग़ुलाम बात करते थे, यानी इन्वर्टेड कॉमास में आका और ग़ुलाम बात किया करते थे। मैंने आज मिसाल भी कहीं दी कि ANC अपार्थाइड वालों से बात करती थी। बदतरीन मिसालें। अच्छा, हमारे मुल्क में अयूब डिक्टेटर्स के साथ भी COD बात करती थी, हमारे भुट्टो साहब के साथ PNA बात करती थी, हालांकि बड़ा तल्खबाजी था, हुकूमतें ख़त्म हुई हुई थी बलूचिस्तान की, सरहद की, और बम्बारियाँ हुई हुई थी मुल्क में, कई सियासी कत्ल भी थे, और फिर भी लोग बात करते थे। हमारे यहाँ बातचीत करने में बहुत देर लगाई गई है इस दफ़ा। बहरहाल हम तो इसी बात पर बहुत मसरूर हैं कि बातचीत आगाज़ हो गई है और कुछ लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये सारी बातें हमें अच्छी लग रही हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए रेल्म ऑफ रैशनैलिटी, यानी मंतक़ा माकूलियत में मुझे लगता है दाखिल हो गई है बात। जो दो हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि ये ड्रॉप कर दी उन्होंने अपनी डिमांड्स, जो लग रही थी कि यार ये इन्होंने क्या कह दिया, गुफ्तगू कैसे होगी अगर आप कह रहे हैं हमारा मैंडेट वापस कर दिया जाए, यानी आप कह रहे हैं हुकूमत घर चली जाए तो आपसे कौन मुज़ाकरात करेगा। आप कह रहे हैं भी ये 26वीं तरमीम ख़त्म कर दें, कैसे रोल। तो ये लगता था जैसे ये खिलाफ अक़ल गुफ्तगू हो रही है। अब उन्होंने जब बातचीत शुरू हुई तो इंतहाई संजीदगी से उन्होंने दो बातें की जो बहुत सीधी बातें हैं। ये दुरुस्त है कि उसमें भी बहुत पेचाक हैं, बड़े बल हैं और आसान चीज़ें नहीं हैं वो, लेकिन एट द सेम टाइम ये मुमकिन चीज़ें हैं, ये हो सकती हैं, इनके दरमियान कहीं कोई रास्ता निकाला जा सकता है। जुडिशल कमीशन बनाने में क्या जी आप क्या चीज़ माने हैं, आप बना सकते हैं जुडिशल कमीशन, आइन के तहत बना सकते हैं, कानून के तहत बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, लगभग अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, ये ठीक है। ये 9 मई और 26 नवंबर ये सारी बातें भी साथ साथ चलती जाएंगी। आप देख तो रहे हैं कि हर तरफ से इशारे आ रहे हैं, दोस्त इशारा भी कर रहे हैं उस तरफ कि एक रियायत देने की फ़ज़ा बन रही है कि लोगों की दिलचस्पी पैदा हो इन मुज़ाकरात के अंदर, और ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसके यानी फ़रीक़ैन जो हैं उन्हें भी लगे कि ये मामलात जो हैं ये नहीं है कि पीछे बैठ के किसी ने कह देना कि बंद करें मुज़ाकरात, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे मुल्क की, नहीं, मगर PTI की क़यादत यही कह रही है कि बानी PTI यानी इमरान खान साहब ने कहा है मुज़ाकरात शुरू करें, लेकिन फैसला अल्टीमेट वही करेंगे। जी ऑब्वियसली वही करेंगे, अपनी पार्टी का किसी उनको लगा कि मुतालिबात नहीं सुने जा रहे तो कोई भी उनका नुक्ता नजर आ सकता है फिर सामने। देखते हैं, हमें तो फिलहाल ये पता है कि मुज़ाकरात उनकी रजा से हो रहे हैं। बिल्कुल, ये तो वो लोग बैठ रहे हैं आकर, बातचीत के राउंड्स हो रहे हैं, अगला राउंड तय हो गया है। उन्होंने कहा हम दोबारा मिलना चाहते हैं, बानी से मशवरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा गया कि आप जाइए मशवरा कीजिए उनसे। तो यानी आप मुसलसल फैसिलिटेट हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जैसे दोस्त कह रहे हैं कि यार पता नहीं इसका अंजाम तो अभी फ़िलहाल हमें लग रहा है कि शायद इतना रोशन और मुस्बत ना हो सके, लेकिन एट द सेम टाइम दोस्त इस पर भी मुत्तफ़िक हैं और मैं भी उनसे मुत्तफ़िक हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जो आगाज़ हो गया है और हम तवक्को रखते हैं कि ये आगे बढ़े। अब हुकूमत कह रही है ना कि आप ये रिहाइयाँ क्या मांग रहे हैं, आप तो ये किस कानून के तहत आप मांग रहे हैं, किस आइन के तहत। आपने भी अपने सवाल में कहा कि भाई एग्जेक्टिव ऑर्डर से तो रिहाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये नून लीग के अंदर से मुख्तलिफ दो आरा सामने आ रही हैं। जी, लेकिन ये आइन के अंदर भी इसके रास्ते मौजूद हैं, कानून के अंदर भी इसके रास्ते मौजूद, यानी आपको NRO तक जाने की भी जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही रास्ते मौजूद हैं। सिर्फ इसकी एक शर्त है और वो बुनियादी शर्त है और सबसे अहम शर्त है, वो खुश नीयती है। और दूसरी बात यह है कि दोनों फरीक ये समझते हैं कि हमें इसमें एडवांटेज मिलेगा, यानी दोनों को ये तवक्को है कि अगर मुल्क जो है वो पुरअमन तौर पर बहना शुरू हो जाए और ज़िंदगी जो है उसमें वो रुकावट जो बार बार डलती है और धरने और हंगामे और शोर और शगब ये ना हो, तो हुकूमत को इसका फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ अगर कोई रियायतें मिलना शुरू हो जाएं तो इसमें क्या बुराई है। सियासी कैदी
यानी बहुत से लोग ऐसे हैं, हम जाती तौर पर भी जानते हैं, जो बेचारे धर लिए गए इस रवा रवी में जो हो रहा है मुल्क में, एक तसादुम जो हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा एक रास्ता बन रहा है। मुज़ाकरात का इख्तियार किसके पास है, किसके पास नहीं है, ये तो हम बातें करते रहेंगे, लेकिन इन लोगों का यहाँ इकट्ठा हो जाना, हर तरफ से इशारा आ रहा है कि स्टेक होल्डर चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले। दुरुस्त हो गया जी। कंक्लूड करेंगे कि खुशाइन आगाज हुकूमत के कोर्ट में और हुकूमत एग्जीक्यूटिव है, वो कोई भी फैसला ले सकती है। देखना यह कि हुकूमत कौन सा रास्ता और किस तरह से रास्ता खोलती है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बल्दियाती निजाम से हमारे सियासतदान खौफजदा क्यों। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर पेशावर के सियासी वर्कर्स रेड जोन में पुलिस के डंडों और आंसू गैस के शेल्स के रहमो करम पर। मगर इस बार फर्क यह है कि रेड जोन इस्लामाबाद का नहीं बल्कि पेशावर का है और शेल्स भी पेशावर पुलिस के हैं। पेशावर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात में कमी और फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस 2 दिन से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर एहतजाज और जिनाह पाक में धरना दिए बैठे रहे। बल्दियाती नुमाइंदों के मुताबिक मुतालिबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा, जबकि अब शाम में जाके उन मुतालिबात को किसी हद तक सुन लिया गया। मेयर मर्दान हिमायतुल्लाह का कहना है कि 3 साल मुकम्मल हो गए मगर सूबाई हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। पुरअमन मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगर मुतालिबात मंजूर ना हुए तो पूरा सूबा बंद कर देंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम और ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार भी धरने में शामिल हुए, मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार किया। जबकि पेशावर पुलिस ने मेयर मर्दान समेत एहतजाज करने वाले नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर बल्दियात इनायतुल्लाह खान के मुताबिक सूबाई हुकूमत मुखालिफ बल्दियाती नुमाइंदों को फंड जारी नहीं कर रही। 2015 से 18 तक बल्दियाती नुमाइंदों को 56 अरब रुपए जारी किए गए, लेकिन फिर 2019 में गैर कानूनी तौर पर जिलाई हुकूमतों का खात्मा कर दिया गया। दोबारा 3 साल बाद सूबाई हुकूमत ने 3 अरब 72 करोड़ सिर्फ तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को जारी किए। अपोजिशन के 81 तहसील काउंसिल्स को फंड्स ही जारी नहीं किए गए। दुनिया भर में बल्दियाती निज़ाम को जमहूरी निज़ाम की नर्सरी करार दिया जाता है। अमूमन कहा जाता है बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की ऐसी दरसगाह है जहां अफराद को अवामी खिदमत के साथ साथ अवाम की हालत ज़ार और मुश्किलात करीब से देखने का मौका मिलता है। जिन मुआशरों में बल्दियाती निज़ाम मजबूत होते हैं वहाँ अवाम का रोज़मर्रा मसाइल का सामना कम से कम करना पड़ता है और यूँ सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें कानून साजी और मैक्रो लेवल पर मसाइल को हल करने में मसरूफ़ रहती हैं। मगर हमारे यहाँ जमहूरियत की नर्सरी अब सिर्फ बराए नाम मौजूद है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 140A हर सूबाई हुकूमत को ऐसी मकामी हुकूमतों का क़याम अमल में लाने के लिए पाबंद करता है जिन्हें सियासी, इंतज़ामी और मालियाती खुदमुख्तारी हासिल हो। मगर मुल्क में कहीं भी लोकल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं है। कहीं 10 साल से इंतखाबात नहीं हुए तो कहीं इंतखाबात मुतनाज़े रहे, कहीं इख्तियारात मुंतकिल न किए जाने का मामला है तो कहीं फंड्स की अदम फराहमी। सितम तो यह है कि आमरीत के दौर में तो किसी कदर बल्दियाती निज़ाम को अपनाया गया मगर सियासी जमातें ही इस निज़ाम को एडॉप्ट करने के मुखालिफ रही हैं। अहम सवाल यह है कि अगर ये सियासी जमातें अवाम की बेहतरी के लिए काम करती तो फिर अवामी निज़ाम की इतनी मुखालिफत क्यों? दिन रात जमहूरियत करने वाले सियासी रहनुमा इख्तियारात की मुंतकिली क्यों नहीं चाहते हैं? किस बात से खौफजदा हैं? इसी पर पैनल के लिए सवाल रखेंगे। बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की बुनियाद, आमरीत ने फ़ाल, जमहूरियत में गैर फ़ाल, सियासी जमातें इख्तियारात की मुंतकिली से खौफजदा क्यों? ज़ैगम साहब, क्या मामला है? वैसे आमरीत पसंद नहीं सियासी जमातों को, जमहूरियत का इतना राग अलापती हैं, अपने लिए जमहूरियत दरकार है, मगर वो बल्दियाती निज़ाम जिसने बुनियाद बनना है, जिसने जमहूर और जमहूरियत को मजबूत करना है, वहाँ इख्तियार देने से डरती क्यों है? आयशा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ 24 करोड़ की आबादी है और 12 करोड़ की आबादी के सूबे हैं, वहाँ पे एक मौसर और मुक़्तदर लोकल गवर्नमेंट के बग़ैर जमहूरियत जो है वो अशराफिया का जिम खाना है। अवाम की सही नुमाइंदा जमहूरियत नहीं कहला सकती। अब एक तरफ आप सियासी अशराफिया की हमारी लड़ाइयाँ देखें, कैसे ये आपस में लड़ते हैं, उसके लिए कोई मैं मुनासिब तरकीब भी नहीं बयान कर सकता। और दूसरी तरफ उनका इत्तफाक राय देखें, जहां के माशी मफादात हैं वहां ज़रा उनकी कंटिन्यूटी देखें। बदलती जाएंगी हुकूमतें, उन सेक्टर्स को कुछ नहीं होगा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और लोकल गवर्नमेंट पर देखें, क्या कमाल का इत्तफाक राय है सबका, इन तमाम जमातों का, कि अवाम को ताकत नहीं देनी, अवाम को हकूक नहीं देने और अवाम के नाम पे लड़ना है। अब आपने जिन मुजाहिदीन का नाम लिया,
जो हकूक के लिए सीना सपर हैं और करबला तक की मिसालें ले आते हैं कि अवाम के हकूक और आइन के लिए इमाम हुसैन बने हुए हैं जी, उनका जरा हशर देखें कि वह अवाम के नुमाइंदों के साथ कर क्या रहे हैं। गलती से इलेक्शन तो करा दिए 2021 में, लेकिन 3 साल में उनको एक आना भी देने को तैयार नहीं, और कानून भी बनाया तो जिले का टियर ही खत्म कर दिया, जो सबसे मौसर टियर है, जो हमारे इस निज़ाम में 150 साल में जो सबसे बड़ा इंतजामी यूनिट है जिले का, वहां से उन्होंने केपी के शहजादों ने लोकल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। 2 टियर रखे, तहसील का, उसके बाद विलेज और नेबरहुड काउंसिल का, और उनको टका भी नहीं दे रहे। वो सड़कों पर हैं। सितंबर में भी वो जूते खा चुके हैं नुमाइंदे, अब भी वो जूते खा रहे हैं। बाकियों की बात तो आपने बता दी। अब ये क्यों ऐसा नहीं करते? देखिए, सादा सी बात है, दे आर एलीट और दे आर स्केयर्ड। चाहे वो केपी वाले हों, पंजाब वाले हों, सिंध वाले हों, बलूचिस्तान वाले हों, पाकिस्तान की जमहूरियत की एक बदनुमा हकीकत ये है कि एक छोटी सी एलीट, चंद सौ खानदान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर काबिज है, और वो डिसेंट्रलाइजेशन से खौफज़दा है। वाहिद डिसेंट्रलाइजेशन, वाहिद चीज़ जो वो चाहते थे वो सूबों तक थे, जबकि जो हमारी मरकजी एलीट है और जो सूबाई एलीट है उनमें झगड़ा था। जिनको सूबों तक इर्तकाज ख़त्म होने में, डेवोल्यूशन में फ़ायदा था, वो उनसे लड़ रहे थे जिनको तमाम तर इर्तकाज इस्लामाबाद में रखने पर इख्तियार था। सूबों के पास पैसे आ गए, ताकत आ गई, अब वो क्या कहते हैं, सोचना भी ना। सेगम साहब, ये गंडापुर साहब इस्लामाबाद जाते हैं, हक मांगते हैं, हमारा हक है, हमारा इख्तियार है, और वहां पर कहते हैं फिर हम पे मुकदमा भी ना करो। अब ये अपने लोगों के साथ वहां कर रहे हैं, एक ही वक्त में 2 कश्तियों में पैर कैसे रख रहे हैं? जो हक मांग रहे हैं वो अपनी जगह पे तो दे दें, फिर लोगों को कहते हैं कि हम सबसे मुख्तलिफ हैं। यही तो एलीट का कमाल होता है, यही तो एलीट की कमाल मुनाफिकत होती है। वही मुनाफिकत तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि सूबों ने इख्तियार ले लिया, डिसेंट्रलाइजेशन की जद्दोजहद लड़ी, बहुत अच्छा किया, मैं साथ था, आज भी साथ हूं कि बहुत अच्छी बात, पाकिस्तान एक फेडरेशन मजबूत बन गया। लेकिन बात यहीं तक तो नहीं है। गंडापुर के पास माल पहुंच गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गई, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अवाम मुक्तदर हो गए। अब जरा आप नीचे लेकर जाइए ना, आप जरा जिलों को भी दीजिए ना, आप तहसीलों को भी दीजिए ना, लेकिन खौफ ज़दा है डिसेंट्रलाइजेशन से कि अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा, मार्जिनल लॉज में मुक्तदर होंगे और माशी कंट्रोल हाथ में जाएगा। ठेकेदार को कैसे हाथ से जाने दें? आप बताइए, ठेकेदार को तो कंट्रोल में रखना है ना, सब कोई कंट्रोल में रखना है। ज़ैगम साहब, ये लग रहा है कि जहां इख्तियार आ जाए वो आगे देने को राजी नहीं। शहजाद साहब, ये चंद माह पहले भी बल्दियाती नुमाइंदे पेशावर में थे, मार भी खाई, शेल भी खाए, कोई 5-5 लेकर लाख देकर एहतजाज खत्म कराया, वो दोबारा 2 दिन से पेशावर में थे, अब फिर शाम बिल्कुल जाके शाम ढले कुछ मुज़ाकरात तो हो गए। ये क्यों सूबाई हुकूमतें आगे बल्दियात को मजबूत नहीं करती? बल्कि अच्छी बात है कि आपका दर्द सर कम होगा, गली मोहल्ले तक निज़ाम जाएगा और मजबूत होगा। डरना कैसा इसमें? यही शोर सिंध में आपको मिलेगा, बिल्कुल ऐसा। यही चीज MQM शोर मचा के बैठी हुई है। ऐसी ही बात है पंजाब के अंदर, आप इनकी लोकल बॉडीज की बात करते हैं, वहां पर MPs हैं जो कि ये अपना मुकदमा लेके बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले खास तौर पर। तो इसलिए ये वो चीजें हैं जहां पर के पूरे मुल्क का ये हाल है। और बुनियादी जो मैं गलती समझता हूँ वो ये है कि जब सूबाई 18वीं तरमीम के नीचे आपने सूबों को ये जिम्मेदारी दे दी कि आप बल्दियाती कवानीन तय करें, तो वो 4 या 5 जहां पे भी ये बल्दियाती गवर्नमेंट का इतलाक होना था, वहां पर अपनी अपनी मर्जी से उन कवानीन के अंदर तब्दीलियां की गई। इस वक्त एक यूनिफॉर्म हमारा निज़ाम या यूनिफॉर्म तरीका मौजूद नहीं है पूरे मुल्क के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा की मर्जी है, उसने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के उड़ा दिया। सिंध ने इतना अरसा इंतखाबात ही नहीं किए, ना कराए। अच्छा, पंजाब का अपना अलग मसाइल चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं, ये जब तक मेरे ख्याल में सब के सब एक ही रूल्स के तहत नहीं करेंगे, उस वक्त तक बल्दियात की हकीकत को या उसकी इंपॉर्टेंस को, अहमियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये जो हमने सूबों को जिम्मेदारी दे दी, तो सूबों को डेलीगेट तो कर दिया, पैसा भी दे दिया, वसाइल भी दे दिया, इख्तियार भी दे दिया, उससे नीचे जाने वाली बात का वहां नजर नहीं आती। 2 बड़ी बातें मैं कहूंगा इसलिए कि जो कि इसके लिए जरूरी है कहनी। एक तो ये कि जब भी आप ग्रास रूट्स पे जाएंगे, जो कि यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, इन जगहों पे बात होती है, तो वो आम लोगों में से लोग उठ के मेंबरान बनते हैं। ऐसे ही तहसील पे तो फिर कहीं ना कुछ फैमिलीज के लोग आगे आ जाएंगे, लेकिन यूनियन काउंसिल पे
अच्छा, अब तल्लक क्या है ग्रास रूट पे? यूनियन काउंसिल के जो मेंबरान इलेक्ट होते हैं उन्हीं का तल्लक रहता है। तो आप तो अपने दफ्तरों से और अपने इस्लामाबाद के और कराची के घरों से नहीं निकलते, लेकिन ये जो लोग हैं वो इन्हीं में रहते हैं, उन्हीं से उनका ताल्लुक है और उन्हीं की फिर यहीं से उठ के तो वो एट द लेवल ऑफ प्रोविंस वो अपनी अपनी अहमियत बढ़ाते हैं और सूबे के लेवल के ऊपर अपनी जो उनकी सियासत होती है वो उठना शुरू हो जाती है। कोई ये नहीं चाहता कि मुझे हटा के कोई और अहम आदमी बन जाए और वो बन जाए। दूसरा, वसाइल और इख्तियार। वसाइल जब आप किसी को दे रहे हैं तो उसको ये मसला है कि भाई पैसा मेरे हाथ से अगर मैं नीचे दे दूंगा तो फिर मैं किस काम का। आज तो पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में इस चीज की लड़ाई कर रहे हैं कि हमें वसाइल नहीं दिए जा रहे। ठीक है, और क्यों दिए जाएं, किस लिए दिए जाएं? होना ये चाहिए कि जब इस लेवल के ऊपर, और इसका वसाइल का कंट्रोल भी मेरे ख्याल में जरा हुकूमती सतह पे बेहतर करने की जरूरत है। ये इनके हाथों में देने की जरूरत नहीं होती, प्रोजेक्ट बेस्ड होने चाहिए और फिर उसके ऊपर एक किसी किस्म का एक ब्यूरोक्रेसी का या कोई ऐसा निजाम क्रिएट किया जाए जो कि उसको मैनेज करे और उसको डिसबर्स करे। जब तक ये नहीं करेंगे और आप पैसा देंगे रिश्वत के तौर पे और उन लोगों को जो कि गालिबन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी जेबों में डाल सकते हैं, तो जाहिर है फिर ये इसके ऊपर ये रहेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे और बजाय इसके कि कोई और जेब में डाले, लोग सूबे में बैठे अपनी जेबों में डाल देते हैं। दुरुस्त हो गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने हमाद साहब और रजा साहब की राय रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। रजा रूमी साहब, पंजाब में 10 साल से बल्दियाती इंतखाब नहीं हुए, सिंध में इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन रहे, केपी में फंड्स अपनी जमात के लोगों को दे रहे हैं, जो अपोजिशन या मुखालफीन है वो इतराज़ कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कोई सूबा भी आर्टिकल 140A पर क्यों अमल नहीं कर रहा है? ये जो सियासी जमातों के लीडर्स हैं उनके लिए इंतहाई गैर ज़रूरी क्यों है ये मामला? जी, जैसे अभी कहा गया कि सबसे बड़ा पैराडॉक्स पाकिस्तान की सियासत का और इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर का ये है कि जब पाकिस्तान में आमरीत होती है तो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है, इलेक्शंस भी हो जाते हैं, मेयर्स नाजिम्स आ जाते हैं, सदर अयूब के ज़माने से ये हो रहा है। और जो ही आमरीत ख़त्म होती है और जैसी तैसी जमहूरियत वापस आती है, लोकल गवर्नमेंट्स का कुला कमा हो जाता है। अब ये इंतहाई अफसोसनाक बात है क्योंकि देखिए पाकिस्तान दुनिया की में आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर है, यानी कि 5वां बड़ा मुल्क है और ये वो मुल्क है जहां पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। इसके अलावा आप देख लीजिए, हमारे खित्ते में देख लीजिए, पड़ोस में हिंदुस्तान है, चीन का अपना एक तरह का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लातीनी अमेरिका के ममालिक, सब ने लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है राइज कर रखा है क्योंकि उसके बगैर आजकल की हुकूमतें और शहर नहीं चलते। हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, उनके अपने अपने बाकायदा सिटी गवर्नमेंट्स हैं। आप कराची का हाल देखिए कि क्या एक जो है वो अजूबा बन चुका है क्योंकि वहाँ पे मकामी हुकूमत रही नहीं। तो अब मसला क्या है, क्यों सियासी पार्टियां कतराती है? देखिए इसकी भी वजह यह कि पाकिस्तान की सियासत अभी भी जिसे कहा जाता है पेट्रनेज की सियासत है, यानी कि आपको लोगों को पैसे लगाने पड़ते हैं, कंस्टिट्यूएंसी में पैसे लगाने पड़ते हैं, स्कीमें देनी पड़ती हैं, एक ठेकेदार माफिया हर हल्के में एग्जिस्ट करता है, उसका भी पेट भरना पड़ता है। तो वो सियासी पार्टियां चाहती हैं कि उनकी वो मुकम्मल जो है कंट्रोल रहे वसाइल के ऊपर। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का बजट जो है वो इंक्रीज हुआ है, कुछ सूबों का तो 2-3 गुना बढ़ा है। तो ये तो एक नादिर जिसे कहना चाहिए सोने की मुर्गी है। वो अंडे क्यों आगे पास करें सियासी पार्टियां, क्योंकि उन्होंने फिर वोट कल को इलेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले तो ये मुहर्रिक होता है। दूसरा इसमें अहम फैक्टर है और वो ये है कि हमारे यहाँ पार्टी जो फाइनेंस होता है, पार्टी के जो खराजात होते हैं पार्टियों के या हुकूमती पार्टियों के, उसका कोई मरबूत और ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं, वो कभी वो फाइल करते हैं, कभी नहीं करते। आपने देखा था अभी क्या हुआ था पीटीआई के केस में इस जनवरी में कि जब वो केस चला तो क्या होशरुबा इंकशाफात आए कि वो आदि कागजी फाइल नहीं हुए थे। तो मसला ये है कि वो जो डेवलपमेंट या सूबे का जो बजट होता है उसको भी एक आंख से देखा जाता है कि अपने मंजूर नजर लोगों को ठेके दिए जाए जो कल कला को इलेक्शन में फायदा पहुंचाएगी। इसकी पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी एक पूरी साइंस है। और तीसरा, अब ये बात जो है मैं यूजुअली इस तरह की बात नहीं करता क्योंकि हमारे मुल्क में ये भी इतना शोर मचाया गया इसके ऊपर, इस करप्शन के मुद्दे के ऊपर, कि वो अपना असर खो बैठा है। लेकिन यकीनन
ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जो करप्शन का भी और मेलफिसेंस का भी। तो इन वजूहात की वजह से वसाइल को मुंतकिल नहीं किया जाता। नंबर एक, फिर एक इनसिक्योरिटी भी होती है। इनसिक्योरिटी ये होती है कि कहीं ये ना हो कि लाहौर का मेयर, कराची का मेयर या पेशावर का मेयर जो है वो है आके हरीफ बन जाए जो चीफ मिनिस्टर या सूबाई लेवल के लीडर्स हैं। आपको याद रहे कि दुनिया में ऐसा होता है। इस वक्त लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान, वो तीसरी बार इलेक्ट हुए और वो अगली बार कहा जाता है कि जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे मामलात की वजह से एक इंतहाई डीप इनसिक्योरिटी है पॉलिटिकल पार्टीज को और उसको बदलना चाहिए। जी दुरुस्त हो गया। हमारे सब इनसिक्योरिटीज डीप हैं, ये तो दिखाई दे रहा है पूरी गुफ्तगू में, मगर वफाक, सूबा, बल्दियाती निज़ाम तीनों ने चलना है। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तो डिलीवर होना है। और अगर एक निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं है तो आवाम के मसाइल की समझ और हल कैसे मुमकिन होगी? तभी तो हो नहीं पा रहा। आप देखिए, हमने ये सारी बात मालूम थी लोगों को, इन्होंने ये तय किया 18वीं तरमीम के जब हम फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो यही कहते हैं ना कि डिवॉल्व कर दिया पावर को और फंड्स को भी नीचे तकरीबन 55 से 60% के दरमियान फंड्स जो हैं वो पूल से आ जाते हैं इनके पास। लेकिन उन्होंने अपने ना तो अपने फंड्स रेज़ किए और ना ही उन्होंने वो आगे मुंतकिल किए। वो यहाँ रोकने के लिए तो नहीं थे, वो तो इसलिए थे कि अगली सतहों पर जाते चले जाएंगे और गाँव तक पहुँचेंगे। लेकिन वो रोक लिया गया। उसकी वजूहात पे दोस्तों ने बड़ी तफसील से बात कर ली कि वो वसाइल हैं, वो ताकत का मंबा हैं, उन्हीं से सियासत भी हमारे यहाँ पर होती है और उन्हीं से वोट भी मांगे जाते हैं, उसी की बुनियाद पर जो भी कामकाज करवाए जाते हैं, सड़कें और गलियाँ और ये वो। तो ये सारा निज़ाम कुछ इस तरह से है कि आगे पावर को पास ऑन करना जो है, जैसे आप सब दोस्त कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि इससे हम सियासी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। सियासी अशराफिया को झंझोड़ा कैसे जाए? फिर सियासी अशराफिया को झंझोड़ने का देखिए, हमें तो कुछ चीज़ ईजाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप दुनिया में देखें क्या हो रहा है। दुनिया ने एक निज़ाम बनाया ना, ये हम जैसे रज़ा साहब से मैं तो चाहता था कि इनसे सवाल भी पूछूं। ये देखिए मगरब में ये निज़ाम ख़ास तौर पे अमेरिका में इस कदर एफिशिएंटली काम कर रहा है। उसके मसाइल तो होते हैं लेकिन बहरहाल पावर को और वसाइल को वहाँ तक पहुँचाना और फिर स्कूल उनके काउंटीज़ के और उनके हॉस्पिटल्स और फिर वहाँ पर अपना टैक्स कलेक्शन, ये क्या पूरा एक निज़ाम है। ये तो दुनिया ने करके दिखाया है। जैसे बरोज़ हैं यहाँ पर इंग्लैंड में और बाकी जगह भी हमने सब दोस्तों ने भी मिसाइलें दी हैं। ये चला गया, दुनिया कर चुकी है ये। और अब उसकी जो निटिग्रिटी वो तय की जा रही है कि भाई इसमें ज़रा सी ये कबाहत आती है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो हम तो अभी वहाँ तक जाने के लिए तैयार ही नहीं है। हम अब तो सर हम तो तैयार हैं, हमारी सियासी अशराफिया तैयार नहीं है। जी, सियासी अशराफिया तैयार नहीं है और हम उस पर जितनी भी तनकीद करें वो कम है, उन्हें कोई असर नहीं हो रहा। और जी हाँ, उन पर अब फिलहाल तो असर नहीं हो रहा। वो अभी अपने ही मसाइल में उलझे हुए हैं। अभी तो हम फेयर इलेक्शंस जो हैं उन्हीं की ख्वाहिश में, उनके मसाइल में मजीद इख्तिदार और मजीद इख्तियार के वो तो सॉर्टेड आउट। फिलहाल तो वो कहते हैं हमें इलेक्शन ही हरवा दिया जाता है। जिस जमात ने जीतना होता है, मुस्लिम लीग कहती थी हमने जीतना था, हमें इलेक्शन हरवा दिया 2018 में। यही बात, यानी हमारे मसाइल अभी कुछ और हैं। वो इंसानी हुकूक के मसाइल हैं, वो आइन पर अमल दरामद के बुनियादी जो चीज़ें लिखी हुई हैं बिल्कुल वजाहत से, सराहत से, उनके ऊपर अमल दरामद के मसाइल हैं। लेकिन बहरहाल ये कोई बहाना नहीं है कि हम पावर को आगे मुंतकिल ना करें, वसाइल को आगे मुंतकिल ना करें। एक आधी बात करके बस ख़त्म करता हूँ। ये वैसे तो हम जब डिक्टेटरशिप के फ़ज़ाइल की गुफ्तगू हो रही होती है तो हम ज़रा दिल धड़कता है हमारा। तो हम ये समझते हैं कि जब वो कहते हैं ना कि आप ये बड़ी जो फॉरेन पॉलिसी है और मुल्क कैसे चलाना है, ये चीज़ें छोड़ दी जाएं, तो वो फिर बल्दियाती निज़ाम को मुस्तहकम करना शुरू कर देते हैं कि आप जाइए, आप गलियां पक्की करवाइए, आप गटर कोई उबले ना, और इस तरह के काम वो कहते हैं, नालियाँ बहती रहें। तो वो इसलिए करते हैं, वो खुशनीयती से नहीं कर रहे होते। दूसरी उसमें बात ये होती है कि वो सियासी एक लीडरशिप पैरेलल डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि वो एग्जिस्टिंग लीडरशिप से हमेशा शाकी रहते हैं। तो ये भी वजूहात होती हैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं आखिरी फिक्रा बोल दूं, एहतजाज का हक तस्लीम किया जाना चाहिए। ये जो पीटीआई ने वहाँ पे किया अपनी हुकूमत के साथ, भाई इस मौके पे आप ये कर रहे हैं जब आप पूरे पाकिस्तान से ही हक मांगते फिर रहे हैं, इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, तो वो तो बेचारे को डी चौक भी नहीं जा रहे थे, एक सीधी बात कहने आए हैं, आपने उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। ठीक है जी, प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।